Moving to the next segment, which is the season review for Royal Challengers Bangalore. Once again, before starting this review, I must say, आरसीबी के सारे फैंस को बहुत ज़्यादा प्राउड होना चाहिए अपनी टीम से. जिस तरीके से उन्होंने ये सीज़न फिनिश करा है, प्लेऑफ्स में आना बहुत बड़ी बात है. आई प्रूव इट टू यू हाउ आरसीबी ओवर डिलीवर्ड. द टीम ओवर डिलीवर्ड ऑन द एक्सपेक्टेशंस बाय रीचिंग द प्लेऑफ्स. इस सीजन को ना आरसीबी का एनालाइज करना इतना मुश्किल है. इन लोगों ने परफॉर्मेंस ऐसी दी है, तो इसको ना एकदम ब्लैक एंड वाइट में हम लोग जज नहीं कर सकते सीजन को. एंड सो मैंने क्या सोचा है, आई विल फर्स्ट डिस्कस द फर्स्ट फेज, जहाँ पे ये लोग 7-8 मैचेस लगातार जो हारे थे, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, उसमें क्या गलतियाँ थी वो सारी निकल के आ जाएंगी. देन वी विल डिस्कस द गोल्डन फेज, जो कि सेकंड फेज था, जहाँ पे सारे मैचेस लगातार जीतते आ रहे हैं. वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अच्छी हो गई एकदम से. एंड इन दिस प्रोसेस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो ब्रिज है ना, कि ये प्रोसेस में आए कैसे, वॉट थिंग्स चेंज्ड, जिसकी वजह से वो लोग एकदम बॉटम से ऊपर आ गए. इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स को एनालाइज करते करते हम ये बीच के प्रोसेस भी समझ जाएंगे. ठीक है, तो इसी बहाने हमारा पूरा एक डिटेल्ड होलिस्टिक एक रिव्यू हो जाएगा आरसीबी के पूरे सीजन का. एंड सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद द डार्क फेज, जहाँ पे ये लोग स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट सम रीजंस कि ये लोग क्यों इतना बकवास खेल रहे थे. ठीक है, मेरे पर्सनली 5 रीजंस होने वाले हैं, जिसकी वजह से हम लोग सारे डिपार्टमेंट्स कवर कर लेंगे. These 5 reasons were causing a lot of problems for Royal Challengers Bangalore. The first and the most important reason, it had nothing to do with the field. It was your pathetic performance in the auction. And it is also one of the biggest reasons why I started this segment by saying that RCB fans should be proud of the team. But they should be proud of the team, नॉट द मैनेजमेंट. बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे. टीम से प्राउड क्यों होना चाहिए? बिकॉज ऐसी घटिया स्क्वाड लेकर भी ना आप सेमीफाइनल्स तक पहुंचो. एड टू इट द फैक्ट कि आप कहाँ थे हाफ टाइम पे, हाफ मिडवे थ्रू द टूर्नामेंट, उसके बाद आप यहाँ तक पहुंचो. मैसिव रिस्पेक्ट टू द टीम. बट द मैनेजमेंट, आरसीबी फैंस नीड टू कॉल आउट द मैनेजमेंट बिग टाइम. जिस तरीके का ऑक्शन था आरसीबी का, इट वॉज इजीली द वर्स्ट ऑक्शन लास्ट ईयर बाय एनी टीम. आरसीबी हैड द वर्स्ट ऑक्शन बाय एनी टीम. जो इनकी बॉलिंग लाइनअप थी, इट वॉज लिटरली नॉन एग्जिस्टेंट अपार्ट फ्रॉम सिराज. लिटरली नॉन एग्जिस्टेंट. द अमाउंट दैट दे हैड स्पेंट ऑन प्लेयर्स दैट आर सो ओवररेटेड, इट वॉज पैथेटिक बिजनेस. अल्जारी जोसेफ 10 करोड़ का लेना, वो बंदा खेला भी नहीं है टूर्नामेंट अच्छे से. वील कम टू इट. इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल. आप ऐसे स्पेंडिंग, लग्जूरियस स्पेंडिंग ऐसे प्लेयर्स पे कर रहे हो, वाइल यू लेट गो ऑफ क्वेटजी जो कि 5-5 करोड़ में बिका है, वाइल यू लेट गो ऑफ मधुशंका, वाइल यू लेट गो ऑफ चमीरा. क्या पॉइंट था? कोई पॉइंट नहीं था भाई. कमेंट्स के लिए बिड कर रहे हो पता नहीं क्या सोच के, इतने पैसे नहीं थे. I think RCB messed up big time. And so for the first time in long years, I saw how season शुरू होने से पहले RCB fans खुद भी बहुत ज़्यादा हाइप कर नहीं रहे थे इस सीजन को. अगर RCB fans इतना हल्ला नहीं कर रहे हैं ना, of all the fan bases, then समझ जाओ ऑक्शन में मैनेजमेंट ने कितना गंदा मैसअप करा हुआ है. I think this was the biggest reason why, even though they qualified for the playoffs, they finished at 4th, why they could not go ahead. The team was no match, especially for SRH and KKR. अगर वहाँ से पाला भिड़ जाता तो. So on paper ही बहुत weak team थी. Next बात पे चलते हैं. The next point is Faf du Plessis captaincy and bowling. Bowling कह रहा हूँ, बैटिंग. वाह भाई, बॉलिंग कह दिया. यार देखो, बैटिंग का तो इशू बहुत ही ब्लैक एंड वाइट में दिख जाता है, बिकॉज स्टैटिस्टिकली वो सब प्रूव हो जाता है. एंड वी ऑल नो हाउ फर्स्ट हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में फैफ डू प्लेसी वॉज स्ट्रगलिंग मैसिवली, विच इज़ वाई काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी विराट कोहली के ऊपर आ गई थी. एंड फिर वो स्ट्राइक रेट पे भी क्वेश्चंस आ रहे थे. बट फैफ डू प्लेसी द कैप्टन वॉज इक्वली बैड यार. मतलब ही वॉज ईजिली वन ऑफ द वर्स्ट कैप्टन्स इन दिस सीजन. अगर हम लोग 7-8 मैचेस के बाद टूर्नामेंट को बंद कर देते तो
ही वॉज फाइटिंग फॉर द वर्स्ट कैप्टन अवार्ड ईजिली. चाहे वो टीम के चेंजेस ले लो, टीम के कॉम्बिनेशंस ले लो, द अनएक्सप्लेनेबल रोटेशन ऑफ बैटिंग ऑर्डर, कभी कोई कहीं बैटिंग कर रहा है, कभी कोई कहीं कर रहा है. द कैप्टेंसी लैग्ड क्लैरिटी, लैग्ड इम्प्रोवाइजेशन, इंटुइटिव थॉट. ऐसा लग रहा था दैट ही इज जस्ट रनिंग थ्रू द मोशंस, दैट ही इज जस्ट ट्राइंग टू मेक डू विद वट एवर ही हैज. ही हैड सम बेटर ऑप्शंस ऑन द बेंच, उनकी तरफ देखा ही नहीं जा रहा था. एंड इसको अब नेक्स्ट पॉइंट पे और अच्छे से मैं एलैबोरेट करता हूं, विच इज ओवर एक्सपेरिमेंटेशन इन द रॉन्ग एरियाज. Particularly, this would be true for the impact play rule, as I'll explain now. यार यहाँ पे ना आप impact player पे नोटिस करना पहले 7 मैचेस में you would see sometimes प्रभु देसाई बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, कभी कभी सौरव चौहान आ रहे हैं, कभी कभी स्वप्निल को ले रहे थे बीच में ये लोग एज एन इम्पैक्ट प्लेयर. कर्ण शर्मा को लाए थे, उनको हटा दिया था फिर 1-2 मैचेस के बाद ही. आकाशदीप बीच में आए थे, उनका क्या वो पता ही नहीं था. कभी कभी यश दयाल को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज कर रहे थे इंस्टेड ऑफ हैविंग इन द प्लेइंग 11. महिपाल लोमरो को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज कर रहे थे व्हेन ही इज एन ऑलराउंडर. तो ये इतने सारे नाम तो मैंने अभी गिना दिया आपको. मयंक डागर भी थे एक टाइम पे, याद होगा सबको. ये लोग पता नहीं क्या कर रहे थे. दैट 11th प्लेयर इन द टीम एंड द 12th इम्पैक्ट प्लेयर, वो जो स्लॉट्स है ना, there was just so much experimentation that the team lacked a clear identity. कभी कभी एक्स्ट्रा बैट्समैन जबरदस्ती खिलाना है, जिसके वजह से बॉलर्स जो है प्रॉपर सिर्फ 4 ही हैं टीम में, 5 भी नहीं हो रहे. कभी कभी बॉलर्स इतने खिला देने कि दिनेश कार्तिक के बाद कोई बैट्समैन ही नहीं बचा हुआ है. पूरा बैलेंस ही ऑफ रखा था टीम का. क्यों? बिकॉज द एक्सपेरिमेंटेशन वॉज सच कि ना तो आप एक एग्जिस्टिंग कोर को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहे हो कि भाई वही परफॉर्म करना शुरू कर दें, ना तो आप एक्सपेरिमेंट करके सही बैलेंस लेके आ रहे हो कि भाई जो नए प्लेयर्स आ भी रहे हैं उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास डेप्थ है कि हम परफॉर्म कर ही देंगे. तो दोनों ही चीज़ें नहीं हो रही थी और एक्सपेरिमेंटेशन फिर भी चल रही थी. एक्सपेरिमेंटेशन का जो पर्पस था बस वही फुलफिल नहीं हो रहा था. आई थिंक दिस वॉज अ बिग इशू इन द फर्स्ट ऑफ द टूर्नामेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज द नॉन एग्जिस्टिंग मिडिल ऑर्डर. पटीदार, मैक्सवेल एंड कैमरन ग्रीन, they had a pathetic first half, massively underperforming on their reputation, on the money that they're getting. It was not a good sight, so much so that there was so much unreal pressure on Dinesh Karthik and Mahipal Lomro that you could not imagine. There's a reason why Dinesh Karthik got to face so many deliveries in the first half of the tournament and not so much going forward. नोटिस हाउ जैसे जैसे आरसीबी का मोमेंटम अच्छा होता रहा, दिनेश कार्तिक का कंट्रीब्यूशन गिरता गया. क्यों? क्योंकि वहां तक बैटिंग और प्रेशर इतना आ ही नहीं रहा था. यूजुअली आप सोचते हो किसी बैट्समैन के बारे में तो आप ये सोचते हो ना कि बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो टीम भी अच्छी परफॉर्म करेगी. यहाँ पे उल्टा क्यों देखने को मिल रहा है? इसीलिए देखने को मिल रहा है. तो दिनेश कार्तिक पे इतना प्रेशर था. द फैक्ट दैट ही हैड सो मेनी रन्स गोज ऑन टू शो कि उसकी बैटिंग नंबर 7 पे वहां तक टीम की आई क्यों रही है कि उसको इतना रन मारने पड़ रहे हैं. ये बहुत बड़ा रीज़न था. और क्या मेरे रीजंस हैं यहाँ पे? लेट मी फिगर दिस वन आउट. द लास्ट वन वुड बी द पैथेटिक बॉलिंग. अब इसको मैं बहुत ही सिंपली बस बोल सकता हूँ, सारे बॉलर्स बकवास थे और कुछ है नहीं करने को. एंड दैट वुड ऑल्सो बी वेरी ट्रू. बट जस्ट टू गिव यू सम मोर कॉन्टेक्स्ट, देखो यहाँ पे स्टैटिस्टिकली सब भूल जाओ. अगर मैं आपको स्टैट्स पे प्रूव करूँ, स्टैटिस्टिकली अगर आप इकोनॉमी ले लो, नंबर ऑफ विकेट्स ले लो, स्पेशली फॉर द पेसर्स इन द पावर प्ले भी, मतलब ये 3-4 पैरामीटर्स हैं. इकोनॉमी, विकेट्स बाय पेसर्स, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन इन पावर प्ले, ओवरऑल विकेट्स, ये सारे जो बॉलिंग के वो फिगर्स हैं, इसमें या तो आरसीबी सेकंड वर्स्ट थी या तो वर्स्ट थी फर्स्ट हाफ के अंदर. एंड ये सरप्राइज नहीं था बिकॉज वही वन सेकेंड ऑक्शन में हमने एक्सपेक्ट करा था. ये सरप्राइजिंग बस एक बात थी कि सिराज इतना गंदा कैसे खेल रहा है. वही तो एक बंदा था. अगर वो भी चल जाता ना सिर्फ, तो भी शायद 1-2 मैचेस और निकाल लिए होते आरसीबी ने. आई थिंक दैट वाज अ बिग इशू. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, द ओवरऑल फेलियर, कलेक्टिव फेलियर ऑफ द फास्ट बॉलिंग यूनिट और द बॉलिंग यूनिट इन होल was not a surprise at all. At least if you had seen my videos previously, before the beginning of the IPL, you would not have been surprised. But it was nonetheless concerning because ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ बैटिंग के बेसिस पे जीत जाओ या सिर्फ बॉलिंग के बेसिस पे जीत जाओ. दोनों डिपार्टमेंट को कुछ हद तक फायर करना पड़ता है. So that was an issue for sure. But now coming to the change.
ये 5 हमने पॉइंट्स तो डिस्कस कर लिए प्रॉब्लमैटिक जो थे. नाउ व्हाट हैपेंस इज, इसके बाद हम लोग देखते हैं देयर इज अ सडन चेंज पोस्ट दैट केकेआर गेम जहां पे 1 रन से हारे थे आरसीबी. एंड ये जो सडन चेंज था इसको मैं ज़रा स्टैटिस्टिकली लेआउट करता हूँ एंड देन वील मूव टू क्या चीज़ें अच्छी हो गई एकदम से, क्या वो रीजंस थे. 6 रीजंस होंगे जो कि अच्छे हो गए. जो स्टैटिस्टिक्स आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जो आखिरी के 6 गेम के हैं जब आरसीबी ने एकदम से टर्न अराउंड करा, दे ऑल ऑफ अ सडन हैड द बेस्ट बैटिंग रन रेट इन द टूर्नामेंट. उन 6 मैचेस में इवन एसआरएच इवन केकेआर इन दोनों टीम से भी बेटर बैटिंग रन रेट आरसीबी की हो गई थी. कैन यू इमेजिन. और बताता हूँ, अभी हमने बॉलिंग के स्टैट्स की बात करी कैसे ये लोग सेकंड वर्स्ट या वर्स्ट पे थे हर स्टैट के अंदर. अब यहाँ पे इन दिस फेज आरसीबी हैड द सेकंड मोस्ट विकेट्स बाय पेसर्स. दे ऑल्सो हैड द बेस्ट इकोनॉमी ऑफ ऑल द पेसर्स. सिराज यस दयाल ये सब जो थे इनकी इकोनॉमी बाकी सारे पेसर से बेटर थी. मुंबई में बुमराह खेलते हैं, उस मुंबई की टीम से ये बेटर इकोनॉमी इनकी थी. और देखते हैं यहाँ पे मोस्ट विकेट्स इन पावर प्ले एज अ टीम, वो भी आरसीबी ने ही लिए, चाहे स्पिनर हो चाहे पेसर हो सबको मिला लो. तो अगर आप टीम की स्टार्टिंग इतनी अच्छी दे रहे हो कि पावर प्ले में अपने जो है मैक्सिमम विकेट्स लिए हैं तो डेफिनेटली दूसरी टीम पे प्रेशर तो आएगा ही ना. ये सारे स्टैटिस्टिक्स में एकदम से टॉप कैसे करने लग गए. नाउ लेट्स कम टू द पॉजिटिव्स. एंड यहाँ पे हम लोग सीजन के कुछ ऐसे लोगों की बात करेंगे जो कि थ्रू आउट द सीजन अच्छे रहे एंड ऑल्सो जो कि इस पॉजिटिव चेंज के साथ खुद भी पॉजिटिव हो गए. और राधा यू कुड आर्ग्यू कि उन्होंने ये पॉजिटिव चेंज ड्राइव करा. सबसे पहला और जो सबसे बड़ा पॉजिटिव मेरे ओपिनियन में होगा वो था द चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द कैप्टन. हमने कैप्टन को क्रिटिसाइज करा. इस सेकेंड हाफ में हम देखते हैं कितनी गट्सी कॉल्स ली हैं फैफ डु प्लेसी ने. 2 एग्जाम्पल दूंगा. अल्जारी जोसेफ जो कि आपका 10 करोड़ का शायद सबसे एक्सपेंसिव बाय था ऑक्शन का, उसको आपने बेंच कराया, खिलाया ही नहीं सेकंड हाफ में. इसके लिए गट्स चाहिए होती हैं. बहुत आसान होता है बेइज्जती करना इस मामले पे. उस बेइज्जती करवाने के रिस्क पे इन लोगों ने उसको नहीं खिलाया. लोकी फर्गुसन पे ट्रस्ट दिखाया. आई थिंक इट वॉज अ बिग कॉल एंड दे डिजर्व रिस्पेक्ट. फैफ डु प्लेसी डिजर्व रिस्पेक्ट. सेकेंड कॉल एंड द इवन बिगर वन पॉसिबली, मैक्सवेल को बेंच कर दिया भाई. ये बहुत बड़ी बात थी. आई नो बाद में वापस आता है वो, बट विल जैक्स के आने से जो गेम बदला है ना, इट वॉज, मतलब मैं इस कैप्टेंसी के इस मूव को जितना क्रेडिट दूं उतना कम है. बहुत गट्सी कॉल थी ये. एंड वी यूजुअली डोंट एसोसिएट अ लॉट ऑफ गट्सी कॉल्स विद आरसीबीज मैनेजमेंट, बट उन्होंने ये चीज़ करी एंड इसके लिए वो क्रेडिट डिजर्व करते हैं. इसके रिजल्ट्स भी उनको मिले, उनका फायदा उनको दिखा. आई थिंक दिस वाज अ टॉप नॉच रिजल्ट एंड इट वाज अ टॉप नॉच मूव बाय फैफ डु प्लेसी एंड द मैनेजमेंट इफ एट ऑल दे वर इन्वॉल्व्ड. बहुत बड़ी कॉल थी ये. मैं जितना बोलूँ ना उतना कम है इसके लिए. तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये. इसके बाद बात करते हैं व्हाट वर द नेक्स्ट वन. द पेसर्स और द बॉलिंग कॉम्बिनेशन, दे स्टार्टेड टू क्लिक. सबसे बड़ा इसका फैक्टर है सिराज एंड यश दयाल, द इंडियन पेसर्स. लुक एट देयर परफॉर्मेंस. अभी जो मैंने स्टैट्स बताए ना कि मोस्ट इकोनॉमिकल पेसर्स हो गए, मोस्ट विकेट्स इन पावर प्ले हो गए, बॉलिंग कौन करता है उसमें? पेसर्स ही तो करते हैं. इन दोनों पेसर्स का पर्टिकुलरली जो अपराइज हुआ है, दैट हैज ड्रिवन द गुड रिजल्ट्स फॉर आरसीबी इन द सेकंड हाफ एज वेल. मुझे लगता है ये अपराइजिंग थोड़ी और जल्दी हुई होती है ना, स्पेशली ऑन सिराज हाफ, बिकॉज यस दयाल साहब कितना एक्सपेक्ट करोगे. वी कुड हैव परहैप्स सीन कि शायद आरसीबी 1-2 और विन्स लेके टॉप 2 के लिए भी फाइट कर सकती थी. नॉट सेइंग आ जाते, बट कर सकती थी. बट एज आई सेड दे हैव एनीवे ओवर डिलीवर्ड, सो वी शुड बी थैंकफुल. ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए. बट आई थिंक दिस वॉज अ बिग फैक्टर. नेक्स्ट वन, जो ये चेंजेस करे फैफ डु प्लेसी ने, इसके वजह से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पता क्या निकला टीम के लिए. आपका जो टीम का बैलेंस था ना, वो अब उन टीम्स को रेप्लिकेट करने लग गया जो कि अभी टेबल के टॉप पे बैठी हुई हैं. इससे क्या मतलब है मेरा? नाउ यू विल सी कैसे स्वप्निल सिंह, कर्ण शर्मा दोनों टीम के अंदर खेल रहे थे. इसका पॉजिटिव पता क्या हुआ? महिपाल लोमरो कंसिस्टेंटली टीम के अंदर खेल रहे थे. इसका फायदा पता क्या हुआ? दिनेश कार्तिक नंबर 7 पे आते हैं, उसके बाद कर्ण शर्मा, फिर स्वप्निल सिंह. 9 बैटिंग ऑप्शंस हो गए आपके पास 11 में से. एकदम से ऑल ऑफ अ सडन यू विल सी कि डेप्थ आ गई है. देखो विराट कोहली का जो स्ट्राइक रेट का जो अपराइजिंग हुई है ना, कैमरॉन ग्रीन और पट्टीदार का जो अपराइजिंग हुई है ना,
इसमें इनका इंडिविजुअल जो गेम चेंज ने करा वो तो क्रेडिट जाता ही जाता है, बट टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको भी तो कितनी सिक्योरिटी मिलोगी दिमाग में, कितना अच्छा लगा होगा इनको भी कि भाई अगर हम आउट हो भी गए तो पीछे बैट्समैन अब डेप्थ है हमारे पास। वो सर पे वो हर वक्त वो प्रेशर लेके नहीं चलना कि भाई मैं आउट हो गया तो टीम घुस जाएगी। बहुत फर्क पड़ता है इस चीज़ से। एंड साथ ही साथ टीम बैलेंस सिर्फ बैटिंग में नहीं होता, बॉलिंग में भी होता है। नाउ यू ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। स्वप्निल, कर्ण, वन ऑफ मैक्सवेल और जैक्स में से जो भी खेल रहा हो, लोमरोर भी स्पिन डाल सकता है। 4 स्पिनिंग ऑप्शन हो गए आपके पास। फिर सिराज, दयाल, लोकी फर्गुसन, कैमरन ग्रीन, 4 जो आपके पास पेसर्स के ऑप्शन भी हैं। और ऑप्शंस देख रहे हो, एक ऑफ स्पिनर, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, एक लेग स्पिनर है, एक पेसर है, एक मीडियम पेसर है, एक स्विंगर है। कितना वैरायटी आ गई बॉलिंग में ऑल ऑफ अ सडन। दिस हैड टू क्लिक। अगर इतनी वैरायटी लाओगे और लोग परफॉर्म करेंगे, इट विल क्लिक। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था एंड दिस वैरायटी प्लेड वेरी वेल इनटू द हैंड्स ऑफ आरसीबीज मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज, एंड नाउ कमिंग मोर टू द इंडिविजुअल्स हियर, फर्स्टली द मिडिल ऑर्डर, इट स्टार्टेड फायरिंग लाइक नथिंग एल्स। आई थिंक पटीदार एंड कैमरून ग्रीन इन पर्टिकुलर, विल जैक्स तो चलो था ही, एक फ्रीक इंसिडेंट था उसका वो। These two guys in particular, the way they started turning up. In fact, Cameron Green तो bowling के साथ भी finally he started showing that he was perhaps worth the investment. Patidar showing why he should be retained. These two guys started contributing with the bat like nothing else. And Cameron Green with the ball as well. Fielding तो अच्छी कर ही रहा था। आई थिंक इन दोनों का चलना वंस अगेन इट गेव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू विराट कोहली ऑल्सो कि भाई मैं आउट हो भी जाऊंगा तो भी लोग पीछे हैं जो बैटिंग कर सकते हैं, अच्छी रन रेट पे बैटिंग कर सकते हैं। बहुत बड़ा फैक्टर था वो मेरे हिसाब से। एंड आई थिंक इन दोनों का चलना, इट परहैप्स मेक्स द डिलेमा ऑफ रिटेंशंस अ बिट ईजियर फॉर आरसीबीज मैनेजमेंट। नाउ दे नो उनको इनको रिटेन करना कि इनको नहीं करना। पहले तो लगा था सभी को भेज दो भाई, कोहली को छोड़ के। अब वो थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। एंड द लास्ट 2 पॉइंट्स, फर्स्ट दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक ने जिस तरीके से सीजन में बैटिंग करी है, स्पेशली द फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ में वही एज आई सेड बिफोर, लोग सोच रहे होंगे क्यों इतना फ्लरिश नहीं करा, बिकॉज सेकंड हाफ आते आते उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो गई। इफ विराट कोहली, फैफ डू प्लेसी, कैमरून ग्रीन, पटीदार सब परफॉर्म कर रहे हैं, विल जैक्स, तो ऑफकोर्स Dinesh Karthik will not get to face that many deliveries and will not have that much responsibility either. But the real credit goes to him when the responsibility was on his shoulders in the first half. जब पता था कि मैं नंबर 7 पे खेल रहा हूँ, मेरे पीछे भी डेप्थ भी नहीं है इस वक्त। By this time, कर्ण शर्मा एंड स्वप्निल were not regulars in the team. तो मेरे बाद बॉलर्स आने शुरू हो जाएंगे, मेरे पास कोई साथ में कोई बैटिंग करने के लिए है नहीं, रन चाहिए बहुत ज़्यादा क्योंकि मेरे बॉलर्स ने पिटाई बहुत खा ली है। तो ना विकेट है मेरे पास सिक्योरिटी देने के लिए मुझे, और ना ही मैं टाइम लेके अफोर्ड कर सकता हूँ रिस्क ना लेना, रिस्क भी लेना ही पड़ेगा। इन दोनों कंडीशंस की दैट आर पिटेड अगेंस्ट द बैट्समैन, उस कंडीशन में उसने इतने रन मार के दिए, वो बहुत बड़ी बात है, स्पेशली एट दिस एज, एट द ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर, इन हिज लास्ट सीजन। आप जितना क्रेडिट दो उतना कम है। ही ओवर परफॉर्म्ड इन अ बिग वे, बिग वे। So I think a great season for Dinesh Karthik. It was one of the best ways he could have possibly said goodbye to cricket, and I think he should be very proud of himself. जो season उसका ये गया है, last season was pathetic, but the way he came back in this season, I think he deserves a lot of respect. And the last one, of course, it has to be विराट कोहली। विराट कोहली के बारे में क्या बात करी जाए? देखो, this is statistically his second best season ever at the age of 35-36. Like all of his 20s, उसमें सिर्फ एक सीजन ऐसा है जिसमें उसने वो जो 970 थी जितनी मारे थे, उससे बेटर एक भी सीजन नहीं था। He is finding a new peak at 36. Plus the runouts that he has given this season, the way he has fielded. फिटनेस ऐसा लग रहा है कि उसकी ड्रॉप ही नहीं हो रही भाई। He is getting fitter by the age. मतलब आइडियली पोस्ट 35 कुछ ड्रॉप तो आना चाहिए भाई फिटनेस में। दैट गाय इज पीकिंग विद हिज फिटनेस एवरी सिंगल टाइम। बट मोर सो वी हैव टू टॉक अबाउट हिज बैटिंग। विराट कोहली का फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन पर्टिकुलरली स्ट्राइक रेट पे सवाल थे, एंड हमने यहाँ पे भी डिस्कस करे उन चीज़ों को, एंड वो काफ़ी कुछ वैलिड भी था। बट आई थिंक, एंड देन केम दैट कॉमेंट ऑन
द कमेंट्री बॉक्स कि आपके पास कोई हक नहीं है बोलने का ऐसे वैसे. एंड ऑल्दो विराट कोहली ने वो चीज़ पब्लिकली बोल तो दी, बट आई एम श्योर ही ऑल्सो रियलाइज कि उसके स्ट्राइक रेट के इश्यूज हो रहे हैं. दैट वॉट पीपल आर सेइंग पर मे बी डज मेक सेंस. एंड आई थिंक सबसे बड़ी जो ग्रेटनेस है ना विराट कोहली की वो इसी बात में है. उसने इस चीज़ को एक्नॉलेज करा, भले ही पब्लिकली ना कराओ, बट उसने इस चीज़ को एक्नॉलेज करा इंटरनली और तुरंत के तुरंत चेंज करा भाई उसको. बेसिकली रियलाइजिंग द प्रॉब्लम एंड देन टर्निंग इट अराउंड. ये जो ड्यूरेशन है ना, जितना टाइम लगता है ये चीज़ करने में, वो इतना छोटा था कि लिटरली फ्रॉम द नेक्स्ट 1 or 2 games you started watching a completely different Virat Kohli that was still scoring the same amount of runs but at a much faster rate. And that was just absolutely crazy. This reinvention at this age, at the stage of the IPL also, जिस स्टेज पे थे उस टाइम पे RCB हारते हुए आ रहे थे, जितनी तारीफ करो ना इस रीइन्वेंशन की उतना कम है. एंड आई होप ही स्टेज द सेम फॉर द वर्ल्ड कप एज वेल. इस इंटेंट के साथ, इस स्ट्राइक रेट के साथ इतने रन बना देगा ना अगर वर्ल्ड कप में, भाई इससे आप मांग ही नहीं सकते कुछ, कोई क्रिटिसिज्म कर ही नहीं सकते. आई थिंक इट वॉज एन एक्सेप्शनल सीजन बाय विराट कोहली, स्पेशली बिकॉज एज द सीजन प्रोग्रेस्ड ही केप्ट गेटिंग बेटर. वो होता है ना कि पहला हाफ द सीजन अच्छा गया फिर डिप कर गया, ऐसा नहीं हुआ. ही केप्ट गेटिंग बेटर. He kept reinventing himself. He kept taking all the criticisms and worked on it like nobody else. वो बात मेरे लिए हाईलाइट रहेगी विराट कोहली के सीजन की तरफ से. एंड आई होप कि नेक्स्ट सीजन ही स्कोर्स इवन मोर रन्स भाई. मतलब 1000 रन एक बार अगर आ सकते हैं IPL में तो आई कैन एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम विराट कोहली, और तो कोई मुझे लग नहीं रहा अभी करने वाला. सो लेट्स होप दैट इज ऑल्सो ब्रोकन समडे, ऑल्दो दैट्स बैड न्यूज फॉर बॉलर्स. बट नाउ टू सम दिस अप, टेकिंग ऑल द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स इन माइंड, आई थिंक I'll say this once again. The RCB fans should be very proud of the team. I think the team has done a great job considering where they were at, the midpoint of the tournament, plus the abysmal, blunderous auction that they had last year. उसके बाद से अगर आप मुझे उस वक्त बोलते हैं ना ऑक्शन के बाद कि ये टीम प्लेऑफ्स तक आने वाली है, तो मैं कहता भाई ये तो you are getting more than you asked for. दोनों हाथों से ग्रैब कर लो इसको. तो आई थिंक ऑल द फैंस शुड बी वेरी प्राउड ऑफ द टीम, बट ऑल्सो नो कि मैनेजमेंट को कॉल आउट करना बहुत ज़रूरी है. मेगा ऑक्शन आ रहा है, बहुत बड़ा चांस है RCB के पास टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम फ्रॉम स्क्रैच. डोंट मेस अप योर नेक्स्ट 5 years with a pathetic auction once again. On that hopeful note, I think RCB hoping that they improve and Virat Kohli gets to win at least one title before he retires. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.